मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 खैरियत से होंगे और आपकी इम्तहानों की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। आज हमने क्या करना है, हमने क्लास 9th का जो नया मॉडल पेपर आया है यानी कि 2025 का, उसको सॉल्व भी करना है और मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, यानी आपकी जो पूरा पेपर पैटर्न है तो उस पे आप किस तरह से करेंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। ठीक है, ये क्लास 9th के लिए है जो अपकमिंग है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने चेंज कर दी हुई हैं। पिछले साल थोड़ा सा फ़र्क था, मैं ये भी बताऊंगी कि क्या चीज़ों का फ़र्क है और क्या कुछ आपने करना है। ये आगे देखें, ये करते जाएं, इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। ये आगे इन्होंने आपको असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट दिया हुआ है कि फॉर्मेटिव है या सबमिटिव है। सबमिटिव पे ये कहते हैं कि जी पेपर में आना है और फॉर्मेटिव आप स्कूल में कर लें। ये आपके पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जिन चीज़ नहीं है और ना ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत हो। ठीक है, ये मतलब कोई इतना बड़ा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके लिए अपना दिमाग ख़राब किया जाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि पेपर के कितने मार्क्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए एलोकेट उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट। ठीक है, चलें जी चलें जी। ये मैंने एक्चुअली इसको नाइट मोड पे किया है क्योंकि जो है वो थक जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, आंखें थक जाती हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको सेक्शन ए होगा, आप लोग सब देख सकते हैं, ये देख लें जी सेक्शन ए, जिसके मार्क्स आपको 15 शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें MCQs हैं। ये MCQs आपको कहाँ से आएंगे? ये MCQs आपको ग्रामर यानी कि आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स है ना, उसके पीछे जितनी भी एक्सरसाइज है, कॉपी पेस्ट तो वहाँ से नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि टॉपिक्स वही होंगे। लाइक उसकी आपके पीछे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके ग्रामर पोर्शन में जो है एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब है, क्लॉज है, सारा कुछ है। तो उसी में से ये सारा कुछ बनना है, कोई टॉप चीज़ नहीं होनी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 15 नंबर आपके वहाँ से हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ जो कि है 40 मार्क्स का। इस सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको एक पूरा पैराग्राफ देंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं साइड पे मार्क्स भी लिखे हैं। ठीक है, 6 + 4 × 3 यानी कि 6 नंबर का पहला सवाल होगा, उसके बाद 4 सवाल होंगे 3 नंबर के। ठीक है, 6 नंबर का पहला सवाल और फिर 4 सवाल होंगे 3 नंबर के। ठीक, तो पहला सवाल जो 6 नंबर का है वो है समरी। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको 250 से 350 तक की वर्ड्स का एक पैसेज गिवन होगा और उसमें से वो आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला तो ऑफ कोर्स की समरी है, आपने उस पैराग्राफ को एनालाइज करके पूरा लिखना है और उसका एक सुइटेबल टाइटल भी लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा एक पेज गिवन होता है अपनी ई शीट पे। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि 3/4 पेज यानी कि पौना पेज की आप समरी लिख दें और नीचे उसका सुइटेबल टाइटल लिख दें और बहुत अच्छे से वर्ड्स यूज़ करें, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ करें, वर्बल फ्रेज़ यूज़ करें और बहुत अच्छे से एडजेक्टिव्स यूज़ करें, एडवर्ब्स यूज़ करें, बहुत अच्छे तरीके से ईडियम्स यूज़ करें। जितना अच्छा आप उसको इंप्रेशन दे सकते हैं आप दे दें। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर समरी के हैं और 1 नंबर जो है आपका वो किस चीज़ का है, वो सुइटेबल टाइटल लिखने का है। ठीक है, फिर 4 सवाल होंगे मुख्तलिफ जो कि 3 नंबर के होंगे, जिसमें आपसे वर्ड्स मीनिंग भी पूछ सकता है। और याद रखें कि वर्ड्स मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश देने हैं, इंग्लिश टू उर्दू बिल्कुल नहीं देने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने पैराग्राफ में जो आपको पैसेज में दी होंगी, तो वो उसमें आपसे ऑथर का आइडिया मांग सकता है, आपसे क्रिटिकल थिंकिंग करवा सकता है कि बताएं अगर ये सारा सिनेरियो है तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप अबव पैसेज से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये पिछले सालों में भी आ रहे थे, कोई चेंज नहीं है, इतने ही मार्क्स के होते थे, जो पिछले बच्चे भी करते आ रहे हैं 3 साल से, यही सब कुछ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ठीक है, ए पार्ट ये कहता है कि आपको पोइट्री दी जाएगी यानी कि आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा जिसको आपको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत एक्सप्लेनेशन करनी है, जस्ट 4-5 लाइनों की पैराफ्रेजिंग बहुत होगी। और अगर कोई बहुत खूबसूरत पैराफ्रेजिंग इससे भी ज़्यादा समराइज़ कर सकता है वो 3-3.5 लाइनों में लिख दे, बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छी सी, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग, वोकेबलरी अच्छी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 3 नंबर की, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 ही का बी पार्ट कहता है कि आपको एक स्टैंजा गिवन होगा और उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे। इवन 2 स्टैंजास गिवन होते हैं, दोनों के नीचे क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी स्टैंजा चूज़ कर लें, ठीक है। तो उसमें वो आपसे जो पोइट है उसकी थिंकिंग मांग सकता है, उसका आइडिया मांग सकता है, या आपको कोई उसमें से एक फ्रेज़ अंडरलाइन करके दे देगा कि बताएं इस मतलब कि इस फ्रेज़ में क्यों उसने यूज़ किया है पोइट ने, उसका क्या मकसद है इस फ्रेज़ का। या आपसे फिगरेटिव लैंग्वेजेस पूछ सकता है कि इस पे कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, ठीक है। ये 3 सवाल होंगे, 2-2 नंबर का, 6 नंबर के, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि आपका क्वेश्चन की डिमांड क्या है उतनी ही लेंथ आपके सवाल की होनी चाहिए। ज़्यादा छोटा या ज़रूरत से ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करें, क्वेश्चन की डिमांड को मद्देनज़र रखें, ठीक हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मेरे पास 3 पार्ट हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पहले तो हमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में कोई से 4, ये देखें आप क्लोज कर लें। इन्होंने कहा है कि 4 नंबर का है ये, 4 मार्क्स, और इसमें आपसे ना वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी पूछ सकता है। कहाँ गया, मैं आपको बताऊँ, यहाँ लिखा हुआ था, ये देख लें, मैं आपको अंडरलाइन करती हूँ ताकि प्रॉपर नज़र आए। ट्रांजिशनल डिवाइस और कंजंक्शंस, ठीक है, इसके भी हो सकते हैं या वो इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, एक्टिव पैसिव भी दे सकते हैं, जो कुछ आपके सिलेबस में है वो दे सकते हैं, सिवाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 10th में है, ठीक है, वो आपको 9th में नहीं आएंगे, ठीक। 10th में आपको एक्टिव पैसिव नहीं आते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही है, वो आपको 6 नंबर, ये देख लें यहाँ पे साइड पे 6 नंबर कह रहा है बी पार्ट के, और यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देंगे, ठीक है, 6 नंबर की। उसमें से आपको करनी होंगी, कुछ भी हो सकता है, किसी और तरह से भी सवाल को बदला जा सकता है, या फिर वो ऐसे दे सकता है, अभी हम आगे चलते हैं तो उस पर बात करते हैं, या फिर वो आपको कोई लाइन दे दे और आगे उन्होंने डू एज डायरेक्टेड, कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, चेंज इनटू इम्पेरेटिव, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, तो ये सारा कुछ हो सकता है। या वो कह सकता है कि टेंस ही चेंज कर दें, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह की बात भी वो कर सकता है, ठीक है। और सी पार्ट में आपको 3 नंबर नज़र आ रहे होंगे एट द एंड 4 क्वेश्चन के, ये पंक्चुएशन है, इसने चेंज नहीं होना, पंक्चुएशन ही आनी है 3 नंबर की, तो पंक्चुएशन ही आनी है, ठीक है। इस पार्ट सी पार्ट ने कभी भी चेंज नहीं होना क्लास 9th में, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि लेटर या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैटर्न इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, और आप लोग भी कोशिश करें कि एप्लीकेशन ना लिखें, क्योंकि मैंने भी यही देखा है कि एप्लीकेशन में बहुत सारे बच्चों को नंबर नहीं मिलते, ठीक है। एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ ब्लंडर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूरे ख़त की बॉडी के नंबर आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ कितने कितने नंबर की है, ठीक है। हम इसको क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब लेटर लिखेंगे तो सेंडर का एड्रेस लिखने के 0.5 मार्क्स हैं, रिसीवर का एड्रेस लिखने के देख लें कि 0.5 मार्क्स हैं, ठीक है। और फिर डेट लिखने के 0.5 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखने के 0.5 मार्क्स हैं, और फिर आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। और एट द एंड आ जाए सल्यूटेशन का मतलब होता है एंड में जब आप समराइज़ कर रहे होते हैं किस किस को सलाम कहना है या किसको रिगार्ड्स कहना है, या आपने उसको अटेंशन दिलवानी है, तो आपने इस तरह की लाइन्स लिखनी है, उसके भी 0.5 मार्क्स हैं। फिर आप नीचे देख लें कि ये जो आप कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ना क्लोजिंग, कि जैसे योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर बिलव्ड, जो भी कहते हैं XYZ, इसके भी 0.5 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आपका 8 नंबर का हो गया। आगे जाते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। ये एक पैराग्राफ आपको आएगा। पैराग्राफ वो आपसे कह रहे हैं कि 80 to 100 वर्ड्स लिखें, देखें जी क्लोज कर लें, लेकिन आपने एक मिनिमम 180 वर्ड्स, 170 वर्ड्स, 180 वर्ड्स से 200 वर्ड्स तक की बात करनी है, ठीक है। आपने इसको जस्ट 80 से 100 वर्ड्स तक का नहीं कर देना, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 150 वर्ड्स से तो कम की बात ही ना करें, मतलब 180 से 200 मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ इस क्वेश्चन में चेंजिंग हुई है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न वही है, सिर्फ 9th क्लास ये समझे कि उनकी बुक चेंज हो गई है, इंग्लिश में कोई आपके साथ खतरनाक मामला नहीं हुआ, सारा कुछ वही है जो पिछली 9th करती है ये 3 सालों से, सिर्फ आपकी बुक चेंज हो गई है। जाहिर बात है आपने तो नई बुक पढ़नी थी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आपको समरी में डैफोडिल करवा रहे हैं या मून करवा रहे हैं, आपके सिलेबस में जो समरीज हैं आप वो करें, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2022 से बच्चा क्या कर रहा था कि उसको 6 नंबर की या तो वो कहते थे ट्रांसलेशन कर दें, अनसीन भी हो सकती थी, किसी बोर्ड के किसी भी रेकमेंडेड बुक में से वो पैराग्राफ हो सकता था, या फिर वो कहते थे कि आप डायलॉग कर दें। अब क्योंकि डायलॉग लंबा होता है तो बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन करते थे और अपने मार्क्स लूज़ करते थे, क्योंकि ट्रांसलेशन क्रिटिकल काम है, उसमें बामुहावरा पूरी एक ट्रांसलेशन करना, और बच्चे मानते नहीं थे कि जी वो छोटी है, लिखने में 5 से 6 लाइनों में आपकी ट्रांसलेशन पूरी हो जाती है, तो जी ट्रांसलेशन की नंबर कट गए। डायलॉग राइटिंग में जो बच्चे करते थे उनको नंबर बहुत अच्छे मिले इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ट्रांसलेशन का काम ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने जस्ट आपको 2 डायलॉग राइटिंग्स यहाँ दे दी हैं,
ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आपने दोनों में से एक लिखनी होगी, ठीक है। मैं भी आपको पेपर पेन प्रिंट भी दिखा देती हूँ। वेट, एक चीज़ और बताने लगी हूँ आपको। ठीक है, देखें, अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने मिनिमम 6 सेट लिखने हैं। फ़र्ज़ करें कि आप पहला जो मेंबर लेते हैं डायलॉग का वो ए है, ए के डायलॉग आप लिखते हैं, ठीक है। वेट, ए का डायलॉग लिखते हैं, देन आप बी का डायलॉग लिखते हैं। इसको आप एक सेट तसव्वुर करें कि ये एक सेट है, ठीक है। फिर आप अगेन ए का डायलॉग लिखते हैं, देन बी का डायलॉग लिखते हैं। इसको आप तसव्वुर कर लें कि ये दूसरा सेट है। इस तरह उन्होंने आपको कहा है मिनिमम 6 सेट लिखने हैं, लेकिन आपने 10 से 12 सेट्स पर काम करना है। मिनिमम 10 सेट्स आपने लिखने हैं, आपने 6 सेट्स पे नहीं रहना, इफ़ यू वांट टू गेट 70s में मार्क्स, ठीक है। चले, अब हम अपने पेपर की तरफ जाते हैं, और ये सारे आपका वो है, क्या है ये आपके MCQ 15 नंबर के हैं, और फिर इसके बाद भी मैं आपको यहाँ से सारा बताऊंगी। ये देखें, ये आपका पूरा एक मॉडल पेपर है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम MCQ पोर्शन कर लेते हैं। MCQ पोर्शन का नंबर 1 क्वेश्चन ये कहता है, जस्ट क्लोज इट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, यानी कि जो बताता है कि हमारा वर्ब यानी कि हमारा काम कैसे हुआ है। द कैट इज़ फरी, नो, इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है। शी सैंग ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब है, क्योंकि ब्यूटीफुली ये बता रहा है कि उसने जो वर्ब है ना सैंग, यानी जो गाना गाया है वो कैसा गाया है, ठीक है। तो ब्यूटीफुली यहाँ वर्ब को एड्रेस कर रहा है, यानी मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पिक आउट द सेंटेंसेस विद करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। अब यहाँ पर आपने बताना है कि जिसने अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस लगाया हुआ है जिसमें, और उसमें क्लॉ भी हो और एक सबॉर्डिनेट क्लॉ भी हो। तो आप ये देख लें, शी वेंट टू स्टोर, वो स्टोर गई। शी नीडेड मिल्क, उसको मिल्क की ज़रूरत थी। अब इसमें जो बिकॉज शी नीडेड मिल्क है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉ है, शी नीडेड मिल्क, उसको मिल्क की ज़रूरत थी, ठीक है, और इसलिए वो स्टोर में गई थी, तो ये पहले लिखा हुआ है। अब ये है, और दूसरी लाइन है बिकॉज शी नीडेड मिल्क कॉमा शी वेंट टू द स्टोर। बिकॉज लाइन से कभी भी शुरू नहीं होता, बिकॉज हमेशा बीच में आना चाहिए। तो शी वेंट टू द स्टोर, शी नीडेड मिल्क, यहाँ पे कॉलन डला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई ट्रांजिशनल डिवाइस लगा हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो किसी हाल में भी नहीं हो सकता। अब डी की तरफ आते हैं, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे भी उन्होंने सेमी कॉलन से इसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज से फिर मैं बता रही हूँ सेंटेंस को स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, ठीक। नंबर 3 देखते हैं। द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, आप देख लें अंडरलाइन आपका रेड है। अब रेड क्या है? रेड ऑफ कोर्स के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कार एक नाउन है, रेड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। अब ये चारों ऑप्शंस आपके पास एडजेक्टिव के हैं, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? पहले डी देखते हैं, इंटेरोगेटिव को क्वेश्चन मार्क एडजेक्टिव होता है, तो इंटेरोगेटिव बिल्कुल नहीं है। पोजेसिव, ये किसी की पोजेशन भी जाहिर नहीं कर रहा है। डेमॉन्स्ट्रेटिव, नहीं जी, ये एडजेक्टिव किसी की तरफ इशारा भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यानी ये कार को डिस्क्राइब कर रहा है कि कार कैसी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आप 4 को देखें। चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए था। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पहले इस चीज़ को समझ लें। पार्टिसिपल कहता है, पार्टिसिपल जो आपका होता है ना, वो किस चीज़ को बताता है? पार्टिसिपल आपको बताता है कि मैं जो हूँ एडजेक्टिव का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एडजेक्टिव का काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे आईएनजी आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, इसमें जो रोलिंग स्टोन है ना, ये रोलिंग आईएनजी आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि देर आर 7 ब्रोकन ग्लासेस, अब मैं जब कह रही हूँ ना ब्रोकन ग्लासेस, तो ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब मैं बताती हूँ कि मेरे हिसाब से सेंटेंस में गलती कहाँ है। वो ये कहते हैं कि आपने इसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल बताना है, वो कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल बताना है, ठीक। अब लाइन को पढ़ते हैं। ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है। टू रीड यहाँ पर क्या है? टू रीड यहाँ पे इन्फिनिटिव है, ठीक है, पार्टिसिपल तो बिल्कुल नहीं है। द चिल्ड्रंस आर लाफिंग अप्रोरियसली, ठीक है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे लाफ कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये जो है कहाँ गया,
ये आपका मेन वर्ब है, ये तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता, और ये आपका इसका एडवर्ब है, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएं, स्विमिंग इज़ हेल्दी एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो आपका स्विमिंग है ये जिरंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये खुद ही नाउन है। अब यहाँ आ जाए लाफिंग, लाफिंग यहाँ जिरंट है, ठीक है। जिरंट क्यों है? क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है ब्रोकन हार्ट्स, लाफिंग इज़ अ टॉनिक फॉर ब्रोकन हार्ट्स, तो यहाँ पे ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन जो है वो हार्ट्स का एडजेक्टिव है, किस तरह के दिल, टूटे हुए दिल, हार्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये ब्रोकन है, ब्रेकिंग नहीं है, ब्रोकन है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था, या तो ऑप्शंस चेंज होनी चाहिए थी, या यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप लोगों में से हो सकता है कि मुझे गलती लगी हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और मेरा भी इल्म काफ़ी नाकिस है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ क्लॉज, इसमें क्लॉज किस में है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं कि कंटेन्स अ क्लॉज, ये क्वेश्चन भी ना पूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन अ क्लॉज, अच्छा ये भी ना जो सवाल है ना ये पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वन क्लॉज सेंटेंस नहीं वो कह रहे हैं, वो मतलब प्रॉपर नहीं है। वो कह रहे हैं ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, इसमें कोई और क्लॉ नहीं है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, ये भी सिंगल क्लॉज सेंटेंस है। डी को चेक करें, ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, ये भी सिंगल क्लॉज सेंटेंस है। अब इस पे आ जाते हैं सी पे, वाई दे लेफ्ट अर्ली, ठीक है, इज नोन टू अस, ठीक है। वाई दे लेफ्ट अर्ली इज नोन टू अस, यही इसका जवाब हो सकता है, क्योंकि इसमें मतलब जिस तरह का इन्होंने सवाल बताया है इस तरह में तो यही जवाब हो सकता है, और तो कोई और इसका जवाब नहीं हो सकता। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर कह रही हूँ पूरी तरह डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कॉनोटेशन मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी, लग्जरी का करेक्ट कॉनोटेशन क्या होगा। कॉनोटेशन पॉजिटिव मीनिंग और डिनोटेशन नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। कॉनोटेशन होम बिल्कुल नहीं, पैलेस यस ऑफ कोर्स, लग्जरी का दूसरा नाम पैलेस, हट भी नहीं हो सकता, कॉटेज भी नहीं हो सकता, पैलेस इज द राइट आंसर। 7 कहता है पिक आउट द ऑप्शंस विच डेमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मेटाफर, मेटाफर क्या होता है। मेटाफर होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़, जैसे जिसको आप उस उर्दू में इस्तारा कहते हैं, ठीक है, कि उधार ले लेना किसी लफ्ज़ को। माँ ने कहा मेरा शेर आ गया, ठीक है ना, इस्तारा मेटाफर कि ही इज़ द लॉइन ऑफ द जंगल, ठीक है। ये तो नहीं कह रहे ही इज़ लाइक द लॉइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेटाफर कहाँ यूज़ हुआ है, टाइम इज़ मनी, टाइम को आप डायरेक्ट ही मनी कह रहे हो, ठीक है, लाइक मनी नहीं कह रहे हो, डायरेक्ट मनी कह रहे हो, हालांकि टाइम मनी होता थोड़ी है, लेकिन टाइम इज़ मनी, ये मेटाफर है, ठीक है। इसमें बी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। द विंड विस्पर्ड, ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि विंड विस्पर कर रही है। विस्पर एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि विंड ने ले ली है, ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, तो स्माइल एज ब्राइट एज यानी कि सिमिली यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ की कमांड देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, इसको इम्पेरेटिव कहते हैं। पहला है आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क विल यू गो आउट एंड प्ले, नो ये नहीं हो सकता। रनिंग थ्रू द मीडो, ये कोई कमांड नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। द डॉग चेस्ड बटरफ्लाइज, the old book with the worn out cover had beautiful pictures, बिल्कुल भी नहीं, एक सिंपल सेंटेंस है, सैरेटिव है। नाउ डी ऑप्शन, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, एक कमांड है, ठीक है, तो इट इज़ इम्पेरेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम जस्ट फील कर सकें, महसूस कर सकें, आंखों से देख सकें, उसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि ट्रुथ, जैसे कि हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, द कैट चेज द माउस अक्रॉस द यार्ड, यहाँ हर चीज़ को छुआ जा सकता है। द चिल्ड्रन बिल्ट अ सैंड कासल ऑन द बीच, हर एक को छुआ जा सकता है। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ हैप्पीनेस आ गया ना जी, हैप्पीनेस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड इज, इलेटेड क्या होता है, इलेटेड जी पहला ऑप्शन डिलाइटेड, ठीक है, इट इज़ डिलाइटेड।
अच्छा, एक चीज़ और बता रही हूँ कि ये जो आपकी बुक के चैप्टर्स हैं ना, जहाँ पे आपकी बुक की रीडिंग ख़त्म होती है किसी एक चैप्टर की, उसके आगे ग्लॉसरी है, वहाँ से ये वर्ड्स मीनिंग ज़रूर आते हैं, ग्लॉसरी को ज़रूर रीड किया करें, ठीक है। नाउ कन्फ्यूज्ड, डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड भी इसका मतलब नहीं हो सकता, ठीक है, डिलाइटफुल था। क्वेश्चन 11 कहता है ईदर स्टे हेयर और गो आउट। दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ ईदर, और का यूज हुआ है ना, अंडरलाइन है, ठीक है। तो यह है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हम नीदर नॉर, ठीक है, और नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, ईदर के साथ और लगाते हैं, बोथ के साथ एंड लगाते हैं, कि जैसे बोथ आई एंड सारा, बोथ क्या लिख रही हूँ मैं, ओ माय गॉड क्या हो गया मुझे, बोथ आई एंड सारा, तो बोथ के साथ एंड लगाएंगे। ये आपको ना गूगल पे भी मिल जाएंगे बहुत सारे, ये आप को रिलेटिव कंजंक्शंस के नाम से निकाल लें, ठीक है, को रिलेटिव कंजंक्शंस के नाम से निकाल लें, तो आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा कि किसके साथ क्या आता है, ठीक है। रादर के साथ देन आता है, ठीक है, रादर के साथ देन आता है, तो ये को रिलेटिव होते हैं, यानी एक आएगा तो उसने अपने साथ दूसरे को लेकर आना है। इसी तरह ये ईदर और है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्लियर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, यानी चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन तो सादी एक चीज़ होती है ना, जैसे मैं कहूँ टू, फ्रॉम, ठीक है, ये एक तो सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ इन फ्रंट ऑफ, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है कि बहुत सारे लफ्ज़ों से मिलके बन रही है प्रीपोजिशन, ठीक है, तो इसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें देखते हैं कौन सी है। ही वेंट टू द स्टोर, नहीं जी, यहाँ तो सिर्फ टू यूज़ हो रहा है, कंपाउंड नहीं है। दे विल मेट आफ्टर लंच, नहीं जी, सिर्फ आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, कंपाउंड नहीं है। शी वॉज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, ठीक है, शी इज़ हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे देख लें, शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पिट ऑफ हैवी रेन, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, ये इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन यूज हुई है, ठीक है, हाँ जी। तो इन स्पाइट ऑफ आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है, लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, मेरे हिसाब से यहाँ भी गड़बड़ है, क्योंकि ड्यू टू प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है, ड्यू टू मेरे हिसाब से यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ होगा, और ये भी दो लफ्ज़ मिलके प्रीपोजिशन बना रहे हैं, तो ये भी कंपाउंड प्रीपोजिशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, वैसे इन स्पाइट ऑफ इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक। तो इस दफ़ा ये ब्लेंडर पेपर्स में भी हुआ है, ये जो भी लास्ट ईयर 2024 में हुआ है कि दो दो ऑप्शंस करेक्ट थे, तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा है, बोर्ड को चाहिए कि इस पर एड्रेस करे कि भाई ये दो दो ऑप्शंस करेक्ट क्यों दे रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 13 कहता है कि शी वर्क थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन थ्रू आउट द ईयर। एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है? एडवर्ब ऑफ मैनर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्क जो आपका वर्कड है, ये नहीं बता रहा है कि कैसे किया, आप थ्रो आउट तो किया है, थ्रो आउट एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, ठीक है। तो थ्रो आउट द ईयर जो है वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है? क्योंकि थ्रो आउट एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशनल, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, और द ईयर जो है ना एक नाउन है, ठीक है। तो जब आपकी प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है तो वो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस एंड एक्सपेक्ट ऑफ टाइम इज़, कौन सा है? He had come to see me yesterday. He has come to see me yesterday. He came to see me yesterday. He used to came to see me yesterday. देखें जी, he had come to see me yesterday बिल्कुल भी नहीं सही, क्योंकि yesterday जो है ना, मैंने आपको क्लू वर्ड्स करवाए हैं टेंसेस के, तो yesterday जो है वो एक क्लू वर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ही केम टू सी मी यस्टरडे, क्लियर हो गया। तो ये आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने फेडरल बोर्ड की ग्रामर करवाई है, तो वहाँ पर मैंने फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के क्लू वर्ड्स करवाए हैं, और वो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। देयर वॉज डैश काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड।
चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब मज़े की बात यह है, आर्टिकल लगना है तो पहला तो ऑप्शन है दा तो हमेशा वहाँ पे लगेगा जहाँ पे किसी ख़ास चीज़ की बात होगी। तो यहाँ पे कोई ख़ास काऊ तो नहीं है कि हम कहें कि वो काऊ जो ब्लैक कलर की है या वो काऊ जिसके सींग टूटे हुए हैं, तो किसी ख़ास काऊ की अलामत तो यहाँ नहीं डिफ़ाइन की गई, तो दा तो कभी भी नहीं आ सकता। अब आगे चेक करते हैं, देयर वॉज अ काऊ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, देयर वॉज अ काऊ, एन तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि काऊ क जो है आपका कॉन्सोनेंट है और ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड करता है, ये आपका वोवल साउंड नहीं करता क। ठीक है, अब नो आर्टिकल, देयर वॉज काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आप ये बताएं कि आ आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। जी, किस किस ने बताना है जी कि नो आर्टिकल आएगा या आ काउ आएगा? जी हाँ, आ काउ आएगा, नो आर्टिकल क्यों आएगा? काउ तो एक नाउन है और नाउन काउंटेबल नाउन है भाई, तो अनकाउंटेबल नाउन थोड़ी है काउ। ठीक है, जब अनकाउंटेबल नाउन ही नहीं है तो आ आएगा, काउस थोड़ी लिखा हुआ है देयर वर काउज। ठीक है, तो फिर होता देयर वॉज अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक हो गया, चले जी, एमसीक्यू पोर्शन हो गया। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ, यानी कि सेक्शन बी जो कि आपका है 40 मार्क्स का। अब यहाँ पे आप देख लें कि आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, एक पैसेज है और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर नीचे गिवन है और वो हर क्वेश्चन में आपको और का ऑप्शन भी नहीं, हर क्वेश्चन में नहीं दे रहे क्योंकि पहला क्वेश्चन हर हाल में कंपलसरी है 6 नंबर का, और वो क्या है, समरी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना समरी आएगी, और 5 नंबर की समरी है और ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल, ये 1 नंबर का है। ठीक है, फिर आगे आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में आपको सिवाय क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई चॉइस नहीं है, किसी में चॉइस होगी किसी में नहीं होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज आपने सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो अगर आप पंक्चुएशन का ख्याल रखेंगे, आप वोकेबलरी का ख्याल रखेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लें, मैंने आपको पहले पीछे भी बताया कि पैराफ्रेज है, इन दोनों में से एक को आपने पैराफ्रेज करना है। ये आपका कितने नंबर का है जी? ये आपका 3 नंबर का है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग 3 नंबर की है, ये एक्चुअली 10, हाँ ठीक है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, नीचे एक स्टेंजा है और उसके नीचे उसके 3 सवाल जवाब हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के सारे सवाल हैं 6 नंबर का, या फिर एक और स्टेंजा है और उसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो आप देख लें कि आप किस स्टेंजा को अच्छा सा कर सकते हैं, वहाँ से आप ये कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देख लें, ये आपको कुछ लिखा हुआ है, आपने इसको फिल करना है। अब ये ट्रांजिशनल डिवाइस है या कंजंक्शन है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस है। ठीक है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस है, आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। ये एक्चुअली आपको कितने गिवन है? ये आपको 6 गिवन है, लेकिन ये 4 नंबर का है, कोई से आपने 4 कर देने हैं सही तो आपको पूरे नंबर मिल जाने हैं। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद इसका बी पार्ट कहता है, बी पार्ट डू एज डायरेक्टेड है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये है कि आपको लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है। ये मैं आपको करवा दूँ, ऊपर वाला भी करवा दूँ, डैश वी एम्बार्क्ड, या ये आप लोग खुद कर लेंगे? चले, ये फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिर ना मैं इंशाल्लाह ताला इसका पूरा, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ ना, इसी तरह ये मैं क्वेश्चन नंबर जो आपकी 9th क्लास है इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर लूँगी। ठीक है, बी पार्ट देख लें, बी पार्ट में आपने 6 करने हैं। उसके बाद पंक्चुएशन मैंने आपको बताया था, पंक्चुएशन आ गई हुई है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, सी में आप देख लें कि लेटर है या एप्लीकेशन है। ठीक है, देख लें, आपने प्रिंसिपल को अच्छा ये भी लेटर्स ही हैं दोनों, लेकिन जब आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो वो एक थोड़ा सा फॉर्मल, इसीलिए आपको उन्होंने एप्लीकेशन का पैटर्न नहीं दिया था। अच्छा, लास्ट ईयर से ये भी चेंज है, लास्ट ईयर वालों को ईमेल और एप्लीकेशन आती थी, जो ईमेल करता था उसको तो नंबर बहुत अच्छे मिले। अक्सर लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये मैंने मेजॉरिटी में रिजल्ट देखा है कि एप्लीकेशन जिस बच्चे ने किया उसने कहा जी एप्लीकेशन प्रॉपर, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हो गई। ठीक है, और ईमेल को आप जितना चाहें लंबा कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही लेटर्स हैं, तो इसीलिए उन्होंने आपको एप्लीकेशन का पीछे पैटर्न नहीं बताया हुआ था और मैं कह रही थी कि एप्लीकेशन का क्यों नहीं बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लें कि आपको 6 नंबर का है, 2 पैराग्राफ्स हैं, दोनों में से आप जिस पे ज़्यादा अच्छा लिख सकें। ये आपसे 80 to 100 वर्ड्स कहते हैं, लेकिन आपने, फिर बता रही हूँ, 180 वर्ड्स का लिख कर आना है से 200 वर्ड्स तक का। ठीक है, उसके बाद वो 2 डायलॉग्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी है चेंज कि ईमेल ख़त्म कर दी गई है और आपकी क्या ख़त्म कर दी गई है, ट्रांसलेशन। और यकीन करें कि इन 2 चीज़ों से नंबरों का बहुत नुकसान होता था बच्चों का चॉइस करने में। ठीक, तो अच्छा ही किया, बहुत अच्छा हुआ। ठीक, चलें, तो बस बाकी आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में प्लेलिस्ट बना दूँगी 9th की अलग, तो उसमें मैं आपको कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।